अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब के साथ ऑन स्क्रीन मौजूद हूँ। आज जो हम लेक्चर में इस सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2 और इसकी एक्सरसाइज को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 to 10 और इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसकी हमने डिस्कशन करनी है और इसके नोट्स भी हम कोशिश करेंगे कि वो प्रिपेयर करें और साथ में आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करें कि उसमें आपने कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं और ये आपके बुक के किस पेज के ऊपर मौजूद हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके साथ यहाँ पे नोट्स नहीं बनाऊँगा, वो आपके साथ डिस्कशन में रखूँगा कि आपने उसमें क्या ऐड करना है। अब जो है नेक्स्ट हम पहले बुक की तरफ जाएँगे। तो बुक पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपको टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है, डिस्क्राइब हाउ मॉलिक्यूलर मास इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मॉलिक्यूलर मास, या इसको हम क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट का जो इफ़ेक्ट होता है, मॉलिक्यूलर वेट्स इफ़ेक्ट ऑन डिफ्यूजन रेट। ठीक है, इसके लिए हम एक लॉ यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसके लिए मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इसके लिए स्टेटमेंट बी लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन of gas is inversely proportional to the square root of molecular weight और डेंसिटी ऑफ गैस। ये दोनों बातें मैं लिख रहा हूँ डेंसिटी ऑफ गैस के। अगर डेंसिटी के हवाले से क्वेश्चन आ जाता है तो भी आपको पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ गैस। इसके लिए जो हम मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे वो क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, या क्या हो सकता है, रेट इज़ इक्वल्स टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d डेंसिटी ऑफ गैस। या तो मॉलिक्यूलर वेट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है या फिर इसको क्या कह सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस। इसको अगर हम लिखते हैं तो r इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट पुट करेंगे और क्या हो जाएगा, m। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज़ इक्वल्स टू k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और क्या हो जाएगा यहाँ पे d आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि रेट और जो मॉलिक्यूलर वेट हैं वो इन्वर्स रिलेशन के अंदर हैं। इसके लिए अगर हम एक पॉइंट लिखें, पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि द हैवियर gases have higher molecular weight, so they have low rate of diffusion.
डिफ्यूजन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो सबसे पहले हमने ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया कि वो हमें क्या बता रहा है। उसके मुताबिक जो होता है कि रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। अगर ये हम डिफ़ाइन कर लेते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा गैसेस के रेट के ऊपर, तो जो भारी गैसेस होती हैं उनका डिफ्यूजन रेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो हल्की गैसेस हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल the डिफियन ऑफ नाइट्रोजन N2, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 28 ग्राम। डिफियन ऑफ N2 इज स्लोअर एज कंपेयर टू H2 हाइड्रोजन गैस। इसका जो वेट होगा वो 2 ग्राम होगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका वेट 2 ग्राम है, तो उसका स्लोअर जो डिफ्यूजन है वो फास्टर होगा, जबकि नाइट्रोजन जो है वो 28 ग्राम है, तो इसका डिफ्यूजन क्या होगा? स्लोअर होगा। तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। होप्स हो कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि नेक्स्ट जो है हमारा जो अच्छा, उसके बाद जो बुक पे दोबारा से जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गिव एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एग्जांपल क्या थी सब्लिमेशन की और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा तो देता हूँ, लेकिन ये जो पोर्शन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का ये फॉर्मेटिव है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, फॉर्मेटिव। इसको आपने पीबीए के लिए याद करना है, थ्योरी के लिए ये नहीं होगा। इसको हम देख भी लेते हैं कि ये जो एग्जांपल हैं ये आपकी बुक के ऊपर कहाँ मौजूद हैं। लास्ट टाइम हमने सब्लिमेशन के साथ इसको डिस्कस किया था एक लेक्चर में। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन इन आवर लाइफ। ठीक है, तो ये मैंने जब मैं ये आपको लेक्चर दे रहा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो पोर्शन है ये आपका पीबीए के लिए होगा। ठीक है, तो आपने इसको एज अ पीबीए याद रखना है, थ्योरी के लिए आप इसको याद नहीं करेंगे। अब हम जो है इस क्वेश्चन को जो पोर्शन हमारा रिमेनिंग रह गया है उसको हम देखते हैं और इसका आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था, उसके बाद 8 एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशंस। इसको हम नोट कर लेते हैं और एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम स्टार्ट किया था यहाँ पे थे, उसके बाद हम जो अगला पेज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सब्लिमेशन और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, सब्लिमेशन एंड इट्स एग्जाम्पल्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो सब्लिमेशन की डेफिनेशन तो डिमांड नहीं की गई, लेकिन आप इसको दोबारा से रिकॉल कर लें। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली into gaseous state without converting into ठीक है इनटू लिक्विड स्टेट। इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि सब्लिमेट कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सब्लिमेट हो सकती हैं। इसमें हम एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, एग्जांपल में कौन से ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसको हम हीट करें तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन को हम हीट करें I2,
ठीक है। I2 के साथ मैं लिख रहा हूँ ये ब्रैकेट में सॉलिड। जब आप इसको हीट करते हो तो ये आयोडीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन I2 गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब हम इसको हीट देते हैं तो ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो हम लिखते हैं कैम्फर, अच्छा, इसको जब हम ये सॉलिड स्टेट में बाल्स होती हैं, इस ये केमिकल होता है जो सॉलिड स्टेट में होता है, जिसको हम टेक्सटाइल को प्रिजर्व करते हैं कीड़े मकोड़ों से, चूहों से। तो उसके लिए हम कुछ केमिकल इस्तेमाल करते हैं। जब इसको भी हीट मिलती है तो ये क्या हो जाता है, कैम्फर सॉलिड से किस में चला जाता है, वेपोरेट होके गैसियस स्टेट में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक केमिकल हम इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं, नेफ्थलीन। ठीक है, सॉरी फिनॉल्फथलीन है या नेफ्थलीन है। फिनॉल्फथलीन को हम इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं, जो नेफ्थलीन है उसको इंडिकेटर के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता। इसको हम नेफ्थलीन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये सॉलिड स्टेट में है और इसके साथ जो है इसको हम हीट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, नेफ्थलीन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप इसके एग्जांपल में ऐड कर सकते हो, जिसमें आयोडीन है, कैम्फर है और नेफ्थलीन को हमने ऐड किया कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसको हम इतनी हीट दें कि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ब्रेक डाउन हो के वो किस में चली जाएंगी, गैसियस स्टेट के अंदर, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें आपने एग्जांपल्स बतानी थी। और इसका जो दूसरा पोर्शन है डेली लाइफ एप्लीकेशन, वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जो फॉर्मेटिव है, जो पीबीए का है, पीबीए के लिए आप क्या याद रखेंगे, डेली लाइफ एप्लीकेशन, डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये आपने लाजमी देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फास्टर एट हायर टेम्परेचर। अब डिफ्यूजन का एक शॉर्ट क्वेश्चन और आ गया है जिसमें हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्यूजन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे, एक का शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं मॉलिक्यूलर वेट का, और दूसरा अब शॉर्ट क्वेश्चन उसी फैक्टर्स में से है जिसमें टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है जो डिफ्यूजन है। बेसिकली डिफ्यूजन रेट इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। इसकी रीज़न क्या है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स वो भी इंक्रीज़ करती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो इसका मतलब है कि जो वेलासिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है। पार्टिकल्स आज़ाद मूव करना शुरू करते हैं और स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उनकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और उन जिनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है या ज़्यादा होता है वो भी उसी रेशो के साथ जो है वो डिफ्यूज़ करना इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है उसको भी देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन का आंसर भी नोट डाउन करेंगे कि आपने इसमें लिखना कितना है और क्या लिखना है। तो मैंने आपको जब फैक्टर्स में पढ़ा रहा था, फैक्टर्स ऑफ डिफ्यूजन, तो उसमें ये दो बातें हमने सीखी थी, ये टेम्परेचर का इफेक्ट। तो यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं कि डिफ्यूजन रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रीज़न क्या है, दो चीज़ें हैं कि हायर टेम्परेचर गिव मॉलिक्यूल्स मोर एनर्जी with increasing kinetic energy. At temperature increase, the average kinetic energy of the molecule increases. Since kinetic energy is proportional to the scale of the velocity, this results in higher molecular velocity. Higher molecular velocity at higher temperature cause more frequent and energetic collision between the molecules, facilitating faster diffusion. इसको थोड़ा सा हम लॉजिकली लिख भी लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम
जाते हैं पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन diffusion rate of gases। ठीक है, अब इसमें जो हम बात लिखेंगे कि द टेम्परेचर is directly proportional to the kinetic energy as। अब कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो इक्वेशन भी आप लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, इज़ इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप देखते हैं तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी और जो वेलोसिटी है उसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी v² के साथ इंक्रीज़ करेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि द टेम्परेचर इंक्रीजेस, द velocity of the molecules। ठीक है, एक बात हम यहाँ पे और लिख देते हैं पहले कि यहाँ पे कि द टेम्परेचर इंक्रीजेस, T फॉर टेम्परेचर इंक्रीजेस, द random movement of the particle increases। of particles increases। ठीक है, अब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी से हम आगे बात लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल गोज टू इंक्रीज, results in increase in the collision frequency which facilitates increase diffusion rate। ठीक है, अच्छा इसमें हम ये लिख सकते हैं कि एक अगर हम टेम्परेचर के लिए एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल N2 diffuse faster at 100 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के लिए कर देते हैं या इससे भी इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसका डिफ्यूजन रेट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लेस टेम्परेचर। तो ये बातें हमने इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हाउ डज़ एवोगैड्रोस लॉ रिलेट टू द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये डिमांड की जा रही है कि जो एवोगैड्रो लॉ है वो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के साथ कैसे रिलेट करता है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन हमने कैसे लिखनी है। तो इसकी तरफ हम जाते हैं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एवोगैड्रोस लॉ कैसे रिलेट होता है। इसमें दो चीज़ें हम बताते हैं कि जो वॉल्यूम है, दिस इज़ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप। ठीक है, किस किस के बीच ये लॉ डिफाइन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस
and number of moles of gas at constant temperature and pressure. At constant temperature and प्रेशर। ठीक है, अब ये रिलेट कैसे करता है, इसको अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, V इज़ इक्वल्स टू के एन, और K किसके बराबर हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब अगर इसको हम डिफ़ाइन भी करना चाहते हैं, जो एग्जैक्ट डेफिनीशन आ जाएगी वो क्या बनेगी, इसको अगर हम एग्जैक्ट डेफिनीशन में लेके जाते हैं तो क्या बनेगा, द वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to the number of moles ठीक है at constant temperature and pressure। टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये हमने कहाँ से डेफिनेशन लिखी कि जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ़ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि जो आप n को इंक्रीज़ करते जाओगे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम जो है वो एक डायग्राम भी कंडक्ट कर सकते हैं। वो क्या है कि जैसे आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आपने जो नंबर ऑफ़ मोल्स रखे हुए हैं, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 100 है, 200 है, 3 है, 4 है, ये आपने रखे हुए इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मोल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स। अब जब आप इसमें एडिशन करते हो और नंबर ऑफ़ मोल्स को ऐड करोगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। अब गैस ज़्यादा मोल्स लोगे तो उसके लिए आपको एरिया भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, स्पेस ज़्यादा चाहिए इन गैस पार्टिकल्स को। जब आप क्या करोगे, इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स को इंक्रीज़ करोगे, तो जब नंबर ऑफ़ मोल इंक्रीज़ होंगे तो क्या होगा कि इनके ऊपर जो प्रेशर या आपने इसका वॉल्यूम कम किया हुआ है वो इंक्रीज़ होगा। तो ठीक है, ये वॉल्यूम V1 था और यहाँ पे N1 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। जब N2 मोल्स इंक्रीज़ हुए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, उसको स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, कहाँ से स्टार्ट किया था, फ्रॉम दिस वन जो आपकी डिस्कशन थी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 से हमने स्टार्ट किया, मॉलिक्यूलर वेट इफेक्ट ऑन डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन का n यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने जो PBA की बात थी उसको डिस्कस किया कि PBA कौन सा पोर्शन है। साथ में ये चीज़ मैंने बताई कि यहाँ पे जो PBA है वो आपने सिर्फ PBA के लिए इसको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गए, क्वेश्चन नंबर जो 8 था, सब्लिमेशन एंड इट्स एग्जांपल्स, और यहाँ पे PBA की बात मैंने डिस्कस की थी। और लास्ट पे जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट था वो बुक से भी हमने डिस्कस किया और इसको समराइज़ भी किया कि इसको आप पेपर में कैसे लिखेंगे। और लास्ट पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वो हमने डिस्कस किया कि एवोगैड्रो लॉ हमें क्या बताता है। अब जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं और उनको डिस्कस करके क्लोजिंग करते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में 3 हमारे पास क्वेश्चन हैं। इनको मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा नहीं, जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने क्या लिखना है और आपके बुक के किस पेज के ऊपर ये क्वेश्चन मौजूद है। Describe in detail kinetic particle theory and how it explains the phase changes of melting, freezing, boiling and
कंडेंसेशन। इसमें जो आपका पहला लेक्चर था शुरू में, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 आ गया। इसमें जो आपने स्टार्ट करना है चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें जो 6 स्टेट्स हैं, जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने यहाँ से जो उसने डिस्कस किया हुआ है कि जो जैसे कि यहाँ पे है कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। जो पहला आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, इसमें आपने क्या एक्सप्लेन करना है। एक तो आप मेल्टिंग को एक्सप्लेन करेंगे इस लॉन्ग क्वेश्चन 1 के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन 1, इसको आपने ये पोर्शन एक्सप्लेन करना है। इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर पार्टिकल्स की जो वेरिएशन आती है वो आप कैसे बताएंगे वो आपने एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद जो मेल्टिंग के बाद है फ्रीजिंग और बॉइलिंग, बॉइलिंग भी इसमें शामिल है। तो आपका ये 1, 2 और उसके बाद जो तीसरा है फ्रीजिंग और उसके बाद है कंडेंसेशन। तो 4 पॉइंट्स इसमें आपसे पूछे गए हैं, तो आपने ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करने हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग। इसमें आपने क्या बताना है, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग और कंडेंसेशन। ठीक है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये बहुत तफसील के साथ हमने लेक्चर नंबर 1 जो इसका स्टार्ट में था उसको बहुत ब्रीफ के साथ लिखा भी था और डिस्कस भी किया था। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटरप्रेट अ कूलिंग कर्व अच्छा, इसमें है कि जो interpret a cooling curve, identifying and explaining the significance of the flat region in the curve। अब हमने यहाँ पे कूलिंग कर्व को एक्सप्लेन करना है और इसके लिए जो उसके रीजन्स हैं और उसके बाद जो फ्लैट रीजन्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन करना है। आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे कि आप सारे का सारा जो है वो याद रखेंगे। कूलिंग और हीटिंग कर्व दोनों को आपने याद करना है, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक यहाँ पे जो है हीटिंग कर्व है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, कूलिंग कर्व। नेक्स्ट, हीटिंग कर्व के साथ दूसरा जो होगा कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व को अगर आप देखें, ये इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग। इसमें आपने सारे की फेजेस को एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि फ्लैट रीजन, सबसे पहले आपने इन सारे रीजन्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे गैस फेज है, उसके बाद कंडेंसेशन है, लिक्विड फेज, और इसके साथ पॉइंट्स लिखे गए हैं जैसे मैंने भी आपको पॉइंट्स के साथ समझाया था। अब वो कह रहा है कि ये जो फ्लैट रीजन्स हैं, फ्लैट मीन के स्टेट जो आ रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इवन कि आप इसमें सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें तो बेहतर रहेगा कि अगर इस तरह का कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे आप सारे पॉइंट्स लिखें कि जी से आप डाउनवर्ड आ रहे हैं, ई टू डी क्या हो रहा है, डी टू सी क्या हो रहा है, डी टू बी क्या हो रहा है, बी टू ए क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस, आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ डिफ्यूजन वर्क्स इन गैसेस एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर मास एंड टेम्परेचर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है जो कूलिंग और हीटिंग कर्व है। उसके बाद जो हम देखते हैं लास्ट पेज को, जो अभी हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर वेट का। ठीक है,
लास्ट पे ये क्वेश्चन मौजूद है। अच्छा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेफिनीशन, पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 केपीटी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की एक्सप्लेनेशन क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा पॉइंट नंबर 3 में आप जाएंगे तो केपीटी के बाद आपने क्या लिखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपका हो जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। तो ये आप सारा लिखेंगे। 2 फैक्टर्स आपने लिखने हैं, एक मॉलिक्यूलर वेट का आ जाएगा और दूसरा जो है वो टेम्परेचर का आ जाएगा। तो ये आपने अभी मैंने टेम्परेचर के हवाले से डिस्कस भी किया था। तो ये दूसरा पॉइंट किस चीज़ का आ जाएगा, टेम्परेचर का। तो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये सिचुएशन थी जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो अभी जो है वो आपका लेक्चर यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है। तो आज के इस सेशन में हमने शॉर्ट क्वेश्चन 4 डिस्कस किए और 3 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन रहता है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर था हमारा ईद से पहले पहले ये आखिरी लेक्चर है। अब नेक्स्ट जो आपका वीक होगा उसमें कोई क्लास नहीं होगी। अब दोबारा से जो सेशन स्टार्ट होगा वो 1 जून से हम दोबारा से चैप्टर नंबर 3 से ऑनवर्ड आगे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप तमाम बच्चों को और फैकल्टी मेंबरान्स को हमारी पूरी टीम की तरफ से, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एडवांस ईद मुबारक। इंशाल्लाह हम ईद के बाद दोबारा अपना जो सेशंस हैं वो कंटिन्यू करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।